स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसा पता है कि ये आप सभी इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट जो कि इस समय प्रेजेंट में आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, प्रेजेंट में आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपका बैक है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने इससे पहले एक क्लास और अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो बिल्कुल उसको जाके देखिए। उसमें बहुत सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कि आपके मॉड्यूल फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस क्लास के लिए भी। और उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ना केवल आपके आईटीआई के एग्जाम में बल्कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे पीएसयूज में या फिर स्टेट पीएसयूज में या फिर इंडियन रेलवेज के टेक्निकल पेपर्स में आते रहते हैं। लगातार ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग पे सेट हो जाए, ना कि मैं आपको यहाँ पे रटाना चाहता हूँ कि आपको बस ऑप्शन टिक कराए और आगे निकल गए। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग विद एक्सप्लेनेशन ढंग से सारे क्वेश्चंस को, उसके साइड में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ऑप्शन से और कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके की ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है स्टूडेंट्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि ये जब भी क्लास अपलोड हो आप लोगों के लिए तुरंत आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग अपने यूज़ में इसको ला पाओ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है आपके ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, 10 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया है स्टूडेंट्स कि विच इज द वेस्ट डिपोजल, ठीक है, डिपोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, यहाँ पे आपको रीड कराता हूँ मैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है अपशिष्ट निपटान, ठीक है, विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ठीक है, तो बताओ मुझे, क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या रिसाइक्लिंग, पुनः चक्रण। जब पहले आप समझो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपका एक कोई वेस्ट मटेरियल है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो स्टूडेंट्स, इस समय आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको फेंकना चाह रहे हो। तो जो फेंकने का जो तरीके हैं वो अलग अलग ये दिए हुए हैं आपको। तो फेंकने के तरीके में कौन से मेथड में काफी ज्यादा गर्मी पैदा होती है, तो गर्मी तो तभी पैदा होगी जब आप उसको जलाओगे, अपने इस वेस्ट को आप जलाने लगोगे। तो जलाने की जो प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं भस्मीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? भस्मीकरण। पूरी तरह से जला देने का मतलब होता है भस्मीकरण, मतलब इंसरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन। ठीक है बच्चों, इंसरेशन। ठीक है, तो इंसिनरेशन जो होता है उसको कहते हैं हम लोग भस्मीकरण। उसके अलावा जो आपके तीन ऑप्शंस और दिए हैं देखो, वो भी एक तरीके के क्या है, वेस्ट डिपॉजिट करने का तरीका है। पहला रिसाइकलिंग, जो कि सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है बच्चों, जिसमें कम से कम क्या होता है, प्रदूषण होता है, जिसमें कम से कम एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। तो एक और प्रोसेस होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्टूडेंट जिसको आप कंपोजिट करके, ठीक है, आप उसको गला कर क्या बना लेते हो, खाद बना लेते हो। ठीक है, कंपोजिट उसमें आप बना लेते हो। ठीक है, खाद डालना जिसको कहते हो, तो खाद एक तरीके से आप खाद फॉर्मेट में, कहने का मतलब आप उसको दूसरे काम में यूज में लाते हो। इसमें भी कोई गर्मी पैदा नहीं होती है। रिसाइकलिंग मतलब जिसको आप पुनः चक्रण बोलते हो, उसमें भी नहीं होती। और एक होता है वेस्ट कंपैक्शन, ठीक है, मतलब अपशिष्ट संघनन। तो अपशिष्ट संघनन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई हीट या जलाने उलाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो जो तीनों ऑप्शंस और दिए हैं आपके पास, उन तीनों ऑप्शंस में किसी भी तरीके से हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो भस्मीकरण में होता है, जब आप किसी वेस्ट को क्या करते हो स्टूडेंट्स, जला देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया बच्चों, वो आंसर है आपका सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 जो इसके में कहा गया है आपके लिए, इसमें बोला गया है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फिल्म। ठीक है, फिल्म्स मीन्स धुआं। ठीक है, धुएं से सुरक्षा के लिए
किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये भी समझो कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको यहाँ पे बहरहाल दिया हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो एक चीज, एक आंसर तो ये हो गया, मतलब एक आपका क्वेश्चन तो ये फ्रेम हो सकता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि धुएं से बचाव के लिए, ठीक है बच्चों, धुएं से बचाव के लिए कोई भी गहरीली जहरीली गैस है, मान लो उसका धुआं है, ठीक है, तो धुएं से बचाव के लिए आप किस तरीके का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करोगे, तो बच्चों आप यूज करोगे नोज मास्क का। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाक से सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप मास्क का यूज करोगे, जिससे वो धुआं आपके जो है लंग्स में ना जा पाए, ठीक है, आपके फेफड़ों में ना जा पाए और आप आसानी से वहां से बच के बाहर निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि खतरीली गैस अगर आप ब्रीदिंग कर लिया, आपने सांस ले लिया, तो आप समझ सकते हो कितना डेंजरस होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा डी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा भी देखो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, एप्रन मीन्स एक चश्मा, जिसको गूगल मतलब गॉगल्स भी जो होते हैं वो चश्मा बोलते हैं उसको हम लोग, कान कवच होता है, ठीक है, ईयर मास्क होता है, तो इनको भी हम लोग एक तरीके से पीपीई किट ही बोलते हैं, जो कि अलग अलग सुरक्षा के लिए यूज में आते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपके लिए जो आंसर है बच्चों, वो है नोज मास्क। धुएं से बचाव के लिए आपको नोज मास्क का यूज करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। तो सबसे पहले आप बीआईएस का फुल फॉर्म तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये है क्या एक तरीके का स्टूडेंट्स, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करती है, पहले इसका आपको मैं काम बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स जो इसका वर्क होता है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो है इंस्पेक्शन करना। ठीक है, तो इंस्पेक्शन जब होता है तो उसमें ऑडिट किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है, ठीक है, कि जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, अलग अलग जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो कंपनीज हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या वो एक स्टैंडर्ड मानक पे हैं, क्या वो एक मानक पर हैं। ठीक है, तो अगर वो मानक के अनुसार बन रहे हैं कि नहीं, मानक के अनुसार अनुसार बन रहे हैं या नहीं, ठीक है, या नहीं, इसके बारे में, ठीक है, इस चीज के बारे में इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है, इसकी जांच करने के लिए बच्चों, इसकी जांच करने के लिए एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है, बीआईएस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब जो आपका बी आंसर है वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में अलग अलग कंपनीज में बनने वाले अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट, मतलब चीजें अपने सही मानक में हैं या नहीं है। खास तौर से विद्युत उपकरण जितने होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई विद्युत उपकरण है, जैसे मान लो है सॉकेट, ठीक है, तो सॉकेट के दो होल्स के बीच में, ठीक है, मैंने कहा कि एक आपका विद्युत उपकरण है, मान उपकरण क्या मतलब कोई भी एक चीज बना रहे हो जो कि विद्युत से संबंधित है, ये क्या है, सॉकेट होता है। ठीक है, जिसमें आप प्लग लगाते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो सॉकेट है उसके बीच का कितना गैप होना चाहिए, ये एक पर्टिकुलर मानक के अनुसार तय किया गया है। ठीक है, तो ये जो मानक है स्टूडेंट्स वो एक आईएसओ, ठीक है, आईएसओ का एक मानक होता है जिससे ये तय किया जाता है कि भाई इसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, जिससे हमें अलग अलग अप्लायंसेस का जो प्लग होता है वो किसी अलग अलग साइज के बनाने की जरूरत ना हो, उनका सबका साइज एक ही होता है। जैसे आप समझो, आप लैपटॉप का चार्जर यूज करते हो, उसको भी लगा पाते हो। ठीक है, आप मोबाइल चार्जर यूज करते हो, उसको भी लगा पाते हो। आप प्रेस का जो है कनेक्शन करते हो, प्लग इसमें यूज करते हो, तब भी लगा पाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी प्लग हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो प्लग हैं, ठीक है, जो भी प्लग हैं वो सब इस पे सेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मानक के अनुसार बनाए गए हैं, जिसको तय करने के लिए, जिसकी जांच करने के लिए इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंपनी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उससे चेक किया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि क्या ये सही मानक पे है अथवा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका आंसर यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है विंच, ठीक है, जो कि विंच तो बहुत हल्के उसके लिए होता है। ठीक है, बी क्रेन एंड स्लिंग, ठीक है,
क्रेन एंड स्लिंग देखे होगे, क्रेन आप देखे होगे, क्रेन भारी सामान को उठा लेता है, ठीक है, चाहे कार हो ट्रक हो, देखे होगे क्रेन से उठाते हैं, कहीं कार पलट गई, कहीं दुर्घटना में ट्रक पलट गई तो उसको उठाने के लिए क्रेन बुलाई जाती है। तो जो हैवी लोड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हैवी लोड्स होते हैं उसको क्रेन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। तो हैवी लोड्स को, लोड को, है ना, टू सॉरी हैवी लोड को क्या करते हैं हम लोग, उठा लेते हैं, ठीक है, किससे, क्रेन से, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। उसके अलावा लेयर्स एंड रोलर्स, रोलर्स का इसका काम नहीं होता उठाने का, ठीक है। मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, ये तो एक स्टेबल मशीन मूव कराने के लिए जैसे व्हील के माध्यम से लेके जाते हैं, ये भी इतने हैवी लोड्स के लिए नहीं होता। लेकिन जो क्रेन होती है बच्चों, क्रेन जो होती है वो हैवी लोड्स को ही उठाने के लिए मेनली यूज में लाई जाती है, ठीक है। तो 14 नंबर का आपका आंसर आपको पता चल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, मैंने कहा था कि आपके पास एक फायर ट्रायंगल होता है। फायर ट्रायंगल जो है तरीका है, फायर ट्रायंगल होता है, फिर से बता रहा हूं, इस फायर ट्रायंगल में 3 अलग अलग वर्डिंग है, ठीक है। एक तरीके से समझो कि 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इस आग लगने वाले प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। पहली चीज ऑक्सीजन, ठीक है, याद है आपको, ऑक्सीजन अगर कहीं पे ज्यादा मात्रा में हो तो वहां जल्दी जो है आग लग जाती है, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन तो हर जगह है, आप बोलोगे ऑक्सीजन सर कहाँ नहीं है, तो बिल्कुल हर जगह है। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन को हमें रिड्यूस कराना है, तो ऑक्सीजन को रिड्यूस कराने की एक टेक्निक होती है, हीट को कम कराने की टेक्निक होती है, और फ्यूल वहां पे अगर रखा है, कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है बच्चों, ईंधन रखा है, तो उसको कम कराने के लिए एक प्रोसेस होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। तो हीट को कम करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें पानी डालते हैं हम लोग, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कूलिंग, बच्चों उसको कहते हैं कूलिंग, ठंडा करना, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें वहां पे, मतलब ऑक्सीजन ना जाने दें, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्मूथरिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, स्मूथरिंग। इंग्लिश में भी इसका और हिंदी में एक ही नाम मान के चलो आप, उसको कहते हैं हम लोग स्मूथरिंग, इसको कहते हैं कूलिंग। और फ्यूल जो कि इसके अंदर है, अगर जहां आग लगी है अगर वहां पे फ्यूल है, कोई ईंधन है, तो उसको बाहर निकालते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं स्टार्विंग, जो कि आपका इसमें आंसर होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्विंग इज द प्रोसेस बाय विच वी एलिमिनेट, मतलब वी प्रिवेंट या वी रिमूव द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। तो सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि अग्नि से ईंधन का निकालना, ठीक है। मतलब कोई ईंधन जहाँ पे अग्नि, मतलब जहाँ पे आग लगी हुई है वहां पे अगर कोई ईंधन रखा है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालने का जो तरीका है मीन्स रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, आग से उन एलिमेंट्स को निकालने का जो तरीका है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं स्टार्विंग। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार्विंग, ठीक है। और वहां पे कोई भी जैसे बहुत गर्म पदार्थ है उसको कूलिंग करने के लिए वाटर का यूज करते हैं, पानी डालते हैं, उसको कूलिंग बोलते हैं। और ऑक्सीजन सप्लाई को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं स्मूथरिंग, ठीक है। कूलिंग करने के लिए कूलिंग वर्ड यूज होता है। और स्टार्विंग इज द प्रोसेस इन अ फायर एक्सटेंशन टू प्रिवेंट या टू रिमूव, ठीक है, फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, मींस अग्नि से ईंधन को बाहर निकालने का जो तरीका है बच्चों, वही आपका क्या कहलाता है, स्टार्विंग कहलाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें एक बोला गया है कि ये जो पीपीई किट आपको दिख रहा है वो क्या है, ठीक है। तो बच्चों नोज मास्क, अभी आपने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था, नोज मास्क क्या होता है, जब एक जहरीली गैस कहीं पे प्रोड्यूस होती है तो धुएं से बचने के लिए आपको किस तरीके का मास्क यूज करना होता है, नोज मास्क। फिलहाल यहाँ जो ये पीपी किट जो आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है, ये स्टूडेंट्स है, ये हैंड स्क्रीन। अच्छा हैंड स्क्रीन क्या होती है पहले बता दूं मैं आपको। तो बच्चों जैसे मान लिया, ये देखो इतने पोर्शन में, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो इतना पोर्शन है ना वो ग्लास है, ठीक है। वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास है बच्चों। अच्छा ग्लास क्यों, आंख जैसे यहाँ होता क्या है, अपने हेड पे इसके अंदर एक हैंडल लगी होती है, यहीं पे हैंडल से आप पकड़े रहते हो अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्शन तो ये फेस का करता है, ध्यान रखना, ये जो प्रोटेक्शन है, यहाँ पे जो प्रोटेक्शन होता है, जो बचाव होता है, जो प्रोटेक्शन होगा वो तो फेस का होगा, ठीक है, चेहरे का होगा। लेकिन इस चेहरे के बचाव के लिए आप ये हैंड स्क्रीन जो पीपीई है, ठीक है, ये जो हैंड स्क्रीन नाम का जो पीपीई है इसका यूज करते हो, जिसके अंदर आप एक हाथ से
इसको पकड़ लेते हो, ठीक है, इस पूरे के पूरे पीपीई किट को पकड़ लेते हो अंदर से, और आंखों के लिए इतनी जगह जो स्पेस बची होती है उससे आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के माध्यम से आप चीजों को देख पाते हो। तो इस तरीके के पीपीई किट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीन, मतलब हैंड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, हैंड स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है, हैंड शील्ड नहीं है, ये हैंड स्क्रीन है, ठीक है, ध्यान रखना, डी आंसर इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि अपशिष्ट निपटारण विधि, ठीक है, जो अपशिष्ट मीन्स जो बेकार हो गया है चीजें, अपशिष्ट, ठीक है, निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। बच्चों बहुत सारी ऊर्जा बचाने वाली एकमात्र आपकी जो प्रोसेस है, जो एक मेथड है, ठीक है, तो जो एक मेथड है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है बच्चों, उस मेथड को हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिसाइकलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी प्रोसेसेस हैं उसमें कुछ एनर्जी लगती है, ठीक है, लेकिन रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस इन विच ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत ही कम जरूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, जब भी आप किसी एक चीज को किसी दूसरे तरीके से आप यूजफुल बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप वर्क करोगे तो डिफरेंट टाइप के वर्क्स हो सकते हैं, हो सकता है उसको मेल्ट करा के आपको दूसरे फॉर्मेट में बदलना हो सकता है डिकम्पोजिशन करना हो सकता है कंपोजिट करना हो, या रिसाइकलिंग करना हो। तो जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है बच्चों, उस मेथड में आपको बहुत ही कम एनर्जी लगती है, मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस, ठीक है, बहुत ही कम जरूरत होती है ऊर्जा की, ठीक है, तो ऊर्जा का यूज बहुत कम होता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपका सही आंसर हो गया इसका बी आंसर, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके लिए है विच आर्टिफिशियल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग, ठीक है, कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती मींस उसके सीने में और पेट में चोट लगी है, ठीक है। तो चोट लगी है अगर, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोग ये डी एक मेथड है जो नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, कैसे होता है मैं आपको फिगर अभी दिखाता हूं, ठीक है। तो नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाने की जो विधि है, ठीक है, दबाव विधि है, उसको वो इस प्रोसेस का यूज, मतलब इस आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मेथड का यूज तब करते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, पेट के बल लिटा देते हो एक आदमी को, ठीक है, पेट के बल लिटा देते हो, उसकी जो भुजाएं हैं वो आगे कर दिए जाते हैं, इस तरीके से आगे कर दिया जाता है। आप खुद करोगे, मान लो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आगे कर दो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसके क्या करोगे, प्रेस करोगे, मींस इसके जो है पीठ पे क्या करोगे, आप प्रेस करोगे। तो जब आप प्रेस करोगे बच्चों, तो रिस्पायरेशन मींस श्वसन जो प्रक्रिया होगी, जो रिस्पायरेशन होगा, ठीक है, जो रिस्पायरेशन होगा वो स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर इसको सांस लेने में बच्चों दिक्कत हो रही है तो आप इसको पेट के बल लिटा दो, भले पेट और सीने में चोट लगी है, बिल्कुल मानता हूं, उसके बाद भी आपको इसको पेट के बल लिटाना है, ठीक है, यहाँ पे चोट लगी है और यहाँ पे चोट लगी है, लेकिन आप जब इसको लिटा दोगे स्टूडेंट्स तो इस तरीके से इसकी सांस चलने में आसानी होगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक बहुत कॉमन मेथड है, एक तरीके से आप ये दिमाग में रखो कि जब भी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, ऑक्सीजन की कमी होने लगे, ठीक है, अभी देखो ऐसी समस्या आ गई थी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी जब जब किसी पेशेंट को कोविड-19 जो है वायरस अटैक करता था। तो बच्चों उसके लिए सबसे जो पहला ट्रीटमेंट यही था फिलहाल के लिए कि ऑक्सीजन की कमी, अगर तुरंत इंस्टेंट ऑक्सीजन चाहिए तो उसको पेट के बल लिटा दो और ऊपर से प्रेस करो, ठीक है, तो दबाओगे तो सांस जब लेगा तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई, एक तरीके से माना जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको वो यूज करता है और थोड़ी देर के लिए वो अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, ध्यान रखना, इसके लिए ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में ले जाके तुरंत करवाना होगा। फिलहाल के लिए यहाँ आंसर जो है बच्चों वो है नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। नेल्सन की भुजा ऊपर कर दो ऐसे, ठीक है, भुजा ऊपर कर दो, ऊपर पीछे दबाव विधि, तो पीछे इधर यहाँ पे बैक साइड पे इसके दबाव करते हैं हम लोग। तो इस विधि से हमारा क्या होता है, कृत्रिम श्वसन विधि होती है, मतलब जो है सांस, पीड़ित को सांस दिलाने में मदद करता है, ठीक है, मीनिंग ये है इसकी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है विच टाइप ऑफ एक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स इज कॉज्ड फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कब होता है, जब आपके बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया कुछ इस तरीके की कोई चीजें चली जाएं, तो बी आंसर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल जो हैजार्ड्स होता है, जो बायोलॉजिकल जो हानि होती है, जो खतरा होता है,
वो एक तरीके से आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा भी ऑप्शन जो है उसको भी रीड कराते हैं आपको। आंसर नंबर ए अगर देखा जाए तो ये है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स मींस इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का लगना। ठीक है, साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स मतलब आप बीमार हो, आप परेशान हो किसी चीज से पर्टिकुलर। ठीक है, नहीं सॉरी, सोशियोलॉजिकल जो है हैजार्ड्स, और ये साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स यहाँ पे है जो मानसिक तनाव वगैरह है। ठीक है, आप किसी चीज़ से परेशान हो, आप जो है आप वीक हो, तो इस वजह से आप थक जाते हो, आलस करते हो, तो उस तरीके का वो क्या है, मानसिक जो है एक तरीके का हानि है, नुकसान है। और ये जो मतलब सोशियोलॉजिकल जो हैजार्ड्स है वो है शारीरिक खतरा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य मतलब आप किसी बैक्टीरिया या आप किसी इन्फेक्शन या किसी जैसे जहरीले गैस या किसी पर्टिकुलर गैस की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो उस तरीके का जो जो आपका स्वास्थ्य खतरा है वो बच्चों कहलाता है आपका बी आंसर। ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है कि बताओ बताओ कि ये जो टूल सामने आपके नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में वो क्या करता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि ये क्या है, पिंसर है। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, पेंसर लिखने की कोशिश कर रहा था, पिंसर लिखना है मुझे। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये है पिंसर। ठीक है, तो पिंसर एक तरीके का ऐसा टूल है जो कि किस लिए यूज आता है, जो लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए यूज में आता है। ठीक है, लकड़ी से कील निकालने के काम में आता है। ठीक है, लकड़ी से कीलें निकालने के काम में आता है। ठीक है, निकालने के लिए ये जो दिया है ना आपके सामने जो देख रहे हो, वो लकड़ी से कीलो निकालने के लिए ही यूज आता है। इसका नाम है पिंसर। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपके लिए बोला गया है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। समझो, मतलब हाउ यू विल गेट, मतलब विल यू डायग्नोज द विक्टिम टू सफरिंग अंडर कार्डियो एसी अरेस्ट। ठीक है, कार्डियो एसी अरेस्ट से मतलब दिल के दौरा अगर किसी को पड़ा है तो आप कैसे पहचानोगे। बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको ध्यान भी रखना है हमेशा के लिए कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होगा, अपियर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, मतलब ओठों के चारों ओर नीला रंग जैसा आपको नजर आया नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप समझ लेना कि इसको क्या आया है, दिल का दौरा आया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अलग अलग बीमारियों के लिए है, लेकिन आपका ये जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसके जो ओठ होते हैं उसके साइड में क्या हो जाता है, लाल वो सॉरी नीले कलर का हल्का स्पॉटिंग नजर आने लगती है आपको। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि ये एक तरीके का प्लायर है। ठीक है, पहले तो ये आप समझ लो कि एक ये प्लायर है। ठीक है, तो है क्या वो बताते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन पे इस बार हम लोग नजर मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है वो है वायर स्ट्रिपर। तो ध्यान रखना जो वायर स्ट्रिपर होता है वो होता तो इसी टाइप का है, लेकिन बच्चों वहां पे एक बीच में होल होता है, इस टाइप से बीच में होल होता है। अच्छा, वायर स्ट्रिपर होता क्या है, जो तार होती है ना उसका जो प्लास्टिक जो इंसुलेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए, जैसे मान लो आपको तार को ज्वाइंट करना है एक तार से दूसरी तार को, तो जो उसके ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग है उसको रिमूव करने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग इसके बीच में इसको फंसा देते हैं, वायर को इसके बीच में फंसा देते हैं और इसको फिर उंगली से ऐसे प्रेस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इंसुलेशन रिमूव हो जाता है। लेकिन ये वो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में होल तो है नहीं। तो ध्यान रखना जो ए ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं वो है आपका वायर स्ट्रिपर, जिससे तार के इंसुलेशन को खींचते हैं। दूसरा क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग टूल यूज होता है ज्वाइंट करने के लिए। ठीक है, ज्वाइंट्स बनाने के लिए होता है। ठीक है, किन्हीं भी 2 कंडक्टर्स को ज्वाइंट करने के लिए या फिर कंडक्टर को उसके मींस कवरिंग से ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिम्पिंग टूल किस तरीके का होता है। और एक और है आपका जो इसमें बोला गया है कॉम्बिनेशनल प्लायर। तो बच्चों कॉम्बिनेशनल प्लायर तो वही है जो हर घर में ज्यादातर होता है। ठीक है, जो जिससे आप सारे काम कर लेते हो। ठीक है, वायर को निकालना, उसको पकड़ के रिमूव करना, है ना, ज्वाइंट करना, तो वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन प्लायर है। ठीक है, लेकिन यहां जो ये आंसर है स्टूडेंट्स वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, ये जो है आपका वो है डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, ये किस तरीके का प्लायर है, ये डायगोनल कटिंग प्लायर। अच्छा, कैसे पहचान पा रहे हो कि डायगोनल कटिंग प्लायर है, क्योंकि जरा यहां देखो, इस बारीक पे यहां पे देखो, केवल और केवल इससे यही लगता है कि ये कुछ न कुछ काटने के काम में आ रहा है। मतलब इसके मुहाने पे अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन
और ये वाला पोर्शन जब अलग करोगे तो यहाँ पे कोई मेटल सीट अगर आप लगा देते हो, ठीक है, कोई चद्दर मेटल सीट लगा देते हो स्टूडेंट, तो उसको ये काटने का काम करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है बच्चों, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ये है डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या है बच्चों, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो मैंने आपको चारों ऑप्शंस बताए हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। वैसे इसको अगर देखना हो तो आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वायर स्ट्रिपर किस टाइप का होता है, क्रिम्पर टूल क्या होता है, कॉम्बिनेशनल प्लायर तो आप देखे ही हो, और ये है डायगोनल कटिंग प्लायर जिससे आप मेटल सीट को काटते हो, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका आंसर नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया आंसर नंबर डी, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ देखो, फिर से यही मैंने बताया था पिछले क्लास में, इसलिए मैंने बोला कि आप पिछली क्लास जरूर देखना बच्चों, उसमें काफी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है, जो कि यहाँ पे उतना ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे बता दिया ऑलरेडी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ध्यान से सुनो, नीले कलर के बैकग्राउंड में, ठीक है, ध्यान से सुनना, नीले कलर के इस पूरे के पूरे बैकग्राउंड में, नीले कलर के इस बैकग्राउंड में अगर व्हाइट कलर से कुछ भी सिंबल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आपके लिए हैंड ग्लव्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये हैंड ग्लव्स बने हुए हैं जो कि व्हाइट कलर से बने हुए हैं, तो आप समझ लेना कि ये क्या है, एक तरीके का ये है बच्चों, ये है आपका इंफॉर्मेशन साइन, ठीक है। क्या है ये, इंफॉर्मेशन साइन। अच्छा, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है जरा बता सकते हो, आप इसको देख के बता सकते हो कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये है आपका, बोला जा रहा है कि वियर ग्लव्स, ठीक है, वियर ग्लव्स, ठीक है, तो ग्लव्स पहनो। अच्छा, ये क्या है, अगर ये रबर ग्लव्स है, ध्यान से सुनना, अगर ये रबर ग्लव्स है तो ये कहाँ पे रबर ग्लव्स पहनने के लिए बोला जाता है, जब आप इलेक्ट्रिक मशीन को टच करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन पे आप वर्क करते हो, तो फिर आपको वर्क करने के लिए पहले रबर का क्या यूज करना पड़ेगा, ग्लव्स पहनना पड़ेगा अपने हाथों में, जिससे क्या ना लगे बच्चों, जिससे आप बच जाओ किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक मशीन पे आप वर्क करते हो तो आप इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए रबर ग्लव्स यूज करते हो। तो ये जो रबर ग्लव्स है वो इस तरीके की सिंबल में आपके मशीन के पास में एक जगह लगा होगा, तो वो आपको क्या बताना चाह रहा है, वो आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन साइन है, ठीक है, ये सूचनात्मक चिन्ह है, ठीक है। आपको किसी भी चीज से करने से पहले आपको इन चीजों को रीड करना है, आपको समझना है कि भाई ये आपको एक तरीके से सूचना दे रहा है कि आपको ये पहन के तभी काम करना है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये आपको एक तरीके से सूचना दे रहा है। ध्यान रखना कि जो ये सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो सर्किल में होते हैं, मतलब गोलाकार आकृति में बने होते हैं, बैकग्राउंड इनका जो होता है वो नीला होता है, ठीक है, और सफेद कलर से क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, इसका जो चिन्ह है वो सफेद कलर से, ठीक है, जो इसका पृष्ठभूमि है, ठीक है, मतलब जो इसका बैकग्राउंड है, ठीक है ना, बैकग्राउंड है जो वो नीले कलर का होता है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पिछली क्लास में भी हालांकि मैंने इसको बताया है, बहुत डिटेल से बताया है, आप देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। तो बच्चों 24 नंबर पे आपका ये जो क्वेश्चन है उस पे आपसे बोला गया है कि व्हाट विल, ठीक है, व्हाट विल बी फर्स्ट एड, है ना, मतलब आप प्राथमिक उपचार क्या करोगे, मतलब पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, ठीक है। मान लो कहीं कट गया किसी, मान लो कोई मशीन पे वर्क कर रहा था, उसका कुछ भी जो है जैसे हाथ में उंगली में कुछ भी चोट आ गई, ठीक है, और ब्लीडिंग हो रही है, तो कह रहे हैं प्राथमिक उपचार क्या करोगे पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता तब तक आप उसको क्या करोगे, अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, मतलब जहां पे चोट लगी है बच्चों, चोट लगे हुए हिस्से पर आपको दबाव डालना है जिससे ब्लीडिंग कम हो, ठीक है, जिससे ब्लड कम बहे, ठीक है बच्चों। तो डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हालांकि आपको दबा के ही हमेशा नहीं रखना है, आपको तुरंत ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन जब तक कुछ नहीं हो पाता है तब तक आपको क्या करना है, चोट पर लगे भाग पे क्या करना है, प्रेस करके रखना है, मीन्स आपको दबाव बना के रखना है वहां पे जिससे ज्यादा ब्लड ना बहे, ठीक है। दबाव बनाओगे तो उस जगह पे जो नसें होंगी, जो नली होंगी वो क्या होंगी बच्चों, वो दबी रहेंगी, तो वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो आओ अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम, ठीक है, ही इज इन स्टिल इन कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हजार्ड्स। आप समझो बात को, इनका कहना है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाया जाना चाहिए, मतलब उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। मतलब बात समझो, जैसे मान लिया कि आप हो, ठीक है, आप हो यहाँ पे
भाई आप नहीं हो, चलो आप नहीं हो, सोच रहे हो आप ही क्यों, ठीक है आप नहीं हो, चलो मैं ही हूँ, ठीक है। फिलहाल फिलहाल के लिए आप क्या हुआ भाई, धोखे से आपने बोर्ड पे एक जो है सॉकेट में हाथ लगाया और सॉकेट में धोखे से शॉर्ट आपको लग गया, करंट आपके बॉडी से फ्लो करने लगी, तो आपके तो बाल खड़े होने से बचने वाले हैं। तो आप करोगे क्या अगर अगला कोई मतलब कोई भी है, कोई इंसान इस तरीके से चिपक गया, तो भाई साहब आपको आना पड़ेगा और सबसे पहला काम कि कहीं पे भी जहां जैसे एमसीवी बोर्ड है, आपके घर में अगर एमसीवी बोर्ड है तो तुरंत उठा दो। हालांकि एमसीवी जो होता है वो बच्चों इसीलिए लगा ही होता है कि जब भी एक लिमिट से ऊपर करंट फ्लो करना शुरू होगी तुरंत एमसीवी ट्रिप कर जाएगी। लेकिन आपको अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है बच्चों, हालांकि ये वर्क करता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये, मान लीजिए ये नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत स्विच को ऑफ कर देना है। स्विच को ऑफ कर दोगे तो डी आंसर बिल्कुल आपका यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे कह रहे हैं, ब्रेक द कांटेक्ट, कांटेक्ट ही ब्रेक करना है जिससे उस इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके बॉडी से ना जाए। तो क्या करोगे, पावर सप्लाई को किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से आप क्या करोगे, छू मत लेना कि आप तार पकड़ के खींचने लगो, पता चला आप ही को मार दे बिजली। ठीक है, तो मतलब संयोजकों को, मतलब जो जुड़ा है, अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करना है, पावर सप्लाई को क्या कर देना है, बंद कर देना है बच्चों। तो ये इसका सही तरीका होगा किसी भी इंसान को बचाने का। ठीक है, ये नहीं कि उसको पकड़ के आप और झटके से खींच लो तो आपको खुद ही करंट जो है लगने लगेगी। ठीक है, ये कभी मत करना। ठीक है, ये बहादुरी तो आप बिल्कुल करना मत इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है, कि कोई कोई चिपका हुआ है और ऑलरेडी आप जाके उसको खींचने लगे तो आप खींचोगे क्या, आप खुद ही चिपक जाओगे उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखा जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉशन साइन। ठीक है, ये जो आपके सामने एक कॉशन साइन है, कॉशनरी साइन है, वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनो, जो ट्रायंगल में बने होते हैं, हालांकि ये एक तरीके से आपको संरक्षित करने के लिए ये जो साइन है वो आपको बता रहा है। देखो इसके अंदर एक आदमी बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ये एक आदमी बना हुआ है जो कि इधर जाना चाहता है। ठीक है, इधर जाना चाहता है, और इसके नीचे जरा देखो, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के आपने देखे हैं, जहां पे भी चौराहा होता है बच्चों, वहां पे जहां पे लाइट होती है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट होती है, उस जगह पे आप जब ट्रैफिक की गाड़ियां यहां रुक जाती हैं, जैसे मान लिया कोई फोर व्हीलर यहां पे रुक गई, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए रेड लाइट है। ठीक है, रेड लाइट यहां पे जल रही, तब आप क्या करोगे, रोड को क्रॉस करने के लिए, ये पूरी की पूरी रोड थी, रोड को क्रॉस करने के लिए है ना, टू क्रॉस द रोड। ठीक है, रोड को क्रॉस करने के लिए, रोड क्रॉस करोगे तो उसके लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, कि मतलब एक तरीके से ये सिंबल इनके लिए नहीं है, ये सिंबल इसके लिए है। ठीक है, जो ये कार में बैठे हुए हैं भाई साहब, इनको ये बताने के लिए कि आगे जो है ना, आगे एक पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग है, मतलब पैदल चलने के लिए एक क्रॉसिंग है। तो जब पैदल चलने की जहाँ पे क्रॉसिंग होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बाइक लेके आप जा रहे हो या फोर व्हीलर से जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा स्लो करनी होती है। स्लो क्या, बिल्कुल आपको स्लो कर देना होती है गाड़ी, कि अगर मान लो कोई इंसान वहाँ से जा रहा है तो वो निकल जाए। ठीक है ना, अच्छा, निकल जाए का मतलब ये है, आप ये मत सोचना कि ये एक्चुअल में जो सिंबल बने हुए हैं वो इसीलिए है ही है इंसान के निकलने के लिए। ठीक है, पैदल चल रहे हो इंसान के रोड क्रॉस करने के लिए बना है, और आपको आपकी मजबूरी है कि अगर ये सिंबल आप देखते हो कहीं पे तो निश्चित रूप से आपको बाइक को रोकना होगा। अगर नहीं रोकोगे तो पुलिस वाले बहुत डंडे मारेंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको बाइक रोकनी पड़ेगी, बहुत तेजी से निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई इंसान है जो कि रोड क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वहां पे बना हुआ है वो पेडेस्ट्रियल ट्रैक। ठीक है, रोड पे क्रॉस करने के लिए आप देखे होंगे इस तरीके के, तो वहां पे जो है आप बाइक स्लो करके चलो, क्योंकि वहां इंसानों के रोड क्रॉस करने के लिए जगह होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला गया है कि यदि पीड़ित, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, ठीक है, और वह मर रहा हो, मतलब बहुत खतरे में है, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। सिर में चोट लगी होती है बच्चों, तो मान चलो कि आधे घंटे तक का समय होता है जिसमें आप बचा लो, अदरवाइज वो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप आधे घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाओ। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम पास मत करो। अगर इस तरीके का कोई भी खतरा आपके आसपास में किसी को होता है तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट। ठीक है, हालांकि ये एक तरीके से एक अनुमानित है, अप्रॉक्सीमेटेड है बच्चों, लेकिन बाकी तो ये चोट के ऊपर है कि कितनी ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि एटलीस्ट 30 मिनट तक आपके पास चांस है, हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन ऑफ विक्टिम इज रिफर टू कोमा स्टेज। कोमा समझते हो, जब बेहोश हो जाए,
मतलब बेहोशी की हालत जिसमें, देखो मतलब कोमा समझते हो, कोमा, ठीक है। कहने का मतलब है पीड़ित की कौन सी स्थिति में कोमा कहा जाता है। कोमा तब कहते हैं जब इंसान बोल ना पाए और ठीक है बस उसकी सांस चल रही हो, कहने का मतलब है तब उसको कोमा बोला जाता है। यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला है पूरी तरह संवेदनशील हो जाना, कुछ ना कर पाना, एकदम लेट जाना, ठीक है। और उसके अलावा डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, अगर आप कॉल करते हो, कॉल मीन्स मोबाइल कॉल नहीं, अगर आप उसको पुकारते हो, ठीक है, पुकारते हो तो क्या होगा, वो नहीं बोलेगा, ठीक है। नहीं बोले, अगर पीड़ित अगर ना बोले, ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगर वो पीड़ित ना बोले, ठीक है, अगर वो पीड़ित ना बोले तो समझ लेना कि इस स्थिति में उसको क्या है, कोमा में है वो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, वो कोमा में है, मतलब जिंदा तो है स्टूडेंट लेकिन वो लगभग मरे के बराबर है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसको तुरंत आप एडमिट कराइए, ठीक है। तो ये आपका कर्तव्य है। तो इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें आपको मैंने बताया किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, आपको पता है ये किस किस मॉड्यूल से रिलेटेड है, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आपका मॉड्यूल था बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो कि आपके सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे, ये आपके लैब में एंट्री करने के लिए, आप आईटीआई स्टूडेंट हो, आप कैसे इंडस्ट्री में वर्क करोगे, कैसे अपनी सेफ्टी जो है बरतोगे जब आप मशीनों पे वर्क करोगे, क्या हैंड टूल्स यूज करोगे जब भी आप किसी मशीन पे ऑपरेट मतलब वर्क कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो उस पे। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जानकारी थी जिसके लिए मैंने आपके लिए ये 2 क्लासेस ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर आया है तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जरा लाइक वाली बटन फटाक से दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन फटाफट तुरंत मिलता रहे जब भी मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।